साहब कांशीराम की ये बातें कितनी झंझोड़ के रख देने वाली हैं कि मैं बहुजन मूवमेंट को तोड़ने वालों को चुनौती देता हूँ, वो मेरी मूवमेंट को तोड़ें या तोड़ के दिखाएं, लेकिन मैं उसको बड़ी खूबसूरती से जोड़ कर दिखाऊंगा। तो आज हमारी टीम पहुंची है ज़िला जलंधर के, पंजाब के ज़िला जलंधर के तहसील फ्लौर के गांव रामगढ़ में, जहां से बिलोंग करते हैं रामगढ़ में बिहारी लाल छिंजी जी। वो साहब के साथी रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे बहुजन मूवमेंट के बारे में, मानवर के बारे में, कि मानवर ने कैसे इस मूवमेंट को ऊपर तक लेकर गए, जीरो से लेकर ऊपर तक लेके गए। छिंजी साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और छिंजी साहब ये बताइए भी, सबसे पहले आपका आपको मानवर के बारे में कब पता चला कि वो कोई मूवमेंट चला रहे हैं, क्योंकि आप तो बैंकर थे दिल्ली में, तो ये सबब कैसे बना मानवर को मिलने के लिए? 1978 में जब मैं ज्वाइन किया कनॉट प्लेस दिल्ली, तो मेरे को मेरे एक साथी मिस्टर सेठ, ही वाज फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, तो वो मेरे को उन्होंने बताया कि आपके पंजाब के एक पर्सनैलिटी है, वो जो एक मूवमेंट चला रहे हैं, बहुजन मूवमेंट, और ऐसा मूवमेंट जिसके लिए पहले कभी आपने सुना भी नहीं है, तो क्या आप उनसे मिले हैं? तो मैंने उनको बताया कि भाई मैं तो नहीं मिला, मैं तो पढ़ाई करने के बाद में इमीडिएटली आके जॉब पे लग गया। और जॉब के बाद में अब जब उनसे बात होती है तो वो शाम को 5 बजे मेरे को बोलते हैं आज चलेंगे करोल बाग में, उनके ऑफिस में मैं आपको मिलाऊंगा। तो वहाँ हम गए। वहाँ पहुँचने के बाद में तो साहब जो है वो बहुत बिजी रहते थे, बहुत लोग मिलने वाले होते थे, तो मैं भी उनसे पहला मिलने वाला पहुंच गया उनके बाद। तो उनका पहला वही जवाब, पहला सवाल जो उनका होता था वो यही है कि आपने समाज से क्या लिया और समाज को क्या दिया, और अगर आपने इसका निर्णय आप अपने घर पे बैठे करके आए, तो अगली बार जब आप आएंगे तो मेरे को बताना कि आपने समाज को क्या लिया, समाज से क्या लिया और समाज को क्या दिया। तो ऐसा करके मेरे को वो मीटिंग तो ख़त्म हो गई। तो उसके बाद में सेकंड मीटिंग जब हम 3 दिन के बाद में गए, तो सवाल वहीं का वहीं, और मेरे को रात में नींद भी नहीं आए कि मैं सोचा कि मैंने समाज को दिया तो कुछ भी नहीं है, और लिया है, लिया तो स्टार्टिंग से लिया है। जब से हम प्राइमरी स्कूल से जॉब जो हमने पढ़ाई करनी शुरू करी, उसके बाद में कॉलेज में गए, स्टाइफंड लिया, और उसके बाद में भी जी हमने जॉब मिली, वो भी रिजर्व कोटे में। तो ऐसा करने के बाद मेरे को लगा कि मैं तो लिया तो बहुत कुछ है। तो फिर सेकंड टाइम में जब हम गए तो हमने सीधा बता दिया कि सर हमने कुछ नहीं दिया किसी को, हमने लिया ही लिया है। तो तब उनका साहब का जो सवाल था वो ये था कि मेरे पास बहुत कुछ है जो आप समाज को दे सकते हो, और वो देने के लिए कोई नए पैसे की ज़रूरत नहीं होती, और आपका जो है व्यू पॉइंट है, जो आपकी बातचीत है समाज के साथ में, वो ही बहुत कुछ है, पैसे की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो फिर आपका आना जाना लगा रहा करोल बाग में? क्योंकि फिर तो हम 5 बजे जैसे ऑफिस से छुट्टी होती थी तो करोल बाग पहुँच जाते थे। और फिर मैं एक नहीं, करोल बाग कनॉट से जाने वाले बहुत सारे बैंकर होते थे जो बाम सेफ के बाद में मेंबर बने। तो कुछ पहले के मेंबर थे, तो जो सीनियर मेंबर थे उन्होंने हमें बता दिया कि वहाँ पे क्या काम होता है। तो हमको ये था कि सबसे पहले तो जो डाक आई है वो सारी खोलनी, डाक आने के बाद में उसको जो लेटर थे वो एक जगह पे लगाने, फिर उनको एंटर करना डाक इनवर्ड रजिस्टर में, वो एंटर करने के बाद में साहब के पास छोड़ के आना। तो साहब ने उसके ऊपर कुछ लिख देना कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। उसका जो एक्शन था, एक्शन टेकिंग प्लान था, वो बहुत ज़ोरदार था। मतलब वो ऑफिस को ही तरह चलते थे। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा किसी ने बोल दिया तो कर रही है, जो लिख के आया उसको लिख के कैसे निपटाना है, ऑफिस को किसी को क्या लिखना है, किसी को जवाब क्या देना है, किसी ने कोई सलाह पूछी है उसको सलाह कैसे देना है, तो वो पूरे ऑफिस की तरह ऑफिस चलाते थे। साहब, उन दिनों द प्रेस्ड इंडियन एक मैगजीन निकालते थे, तो आप उसके आप उसके बीच में भी कुछ ना कुछ काम करते थे, आपको मालूम हो। साहब ने आपने बताया साहब को मैं कुछ लिख लेता हूँ, तो उसके बाद आपकी क्या ड्यूटी दी साहब ने आपको?
मेरे को दाव प्रेस मैगजीन, जो मैगजीन था, वो इंग्लिश का मैगजीन था, तो मैं भी इंग्लिश में ही आर्टिकल लिखता था। तो जैसे साहब को पता चला कि मैं इंग्लिश की आर्टिकल लिखता हूँ, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ये जो जब भी हम प्रिंटर को देंगे ना, इसको आपकी ड्यूटी है कि आप प्रिंटर को दे के आना। जब जब पूरा मैगजीन हो जाता था, वो मेरे को दे देते कि इसको देख लेना। देखने का मतलब कोई ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक है तो वो उसको निकाल के प्रिंटर को दे आना। तो ऐसे करके मेरा वो मैगज़ीन के साथ बहुत अच्छा लिंक रहा, क्योंकि हम उसको चलाते रहे। फिर उसके बाद में जब मैगज़ीन आ गया, प्रिंट होने के आने के बाद में फिर हमने उसको डिस्पैच करना। फिर डिस्पैच का रजिस्टर का हिसाब भी रखना है, क्योंकि उस टाइम पे पोस्ट ऑफिस में 2 पैसे लगते थे, 2 पैसे का टिकट होता था। जो मैगजीन को जो है एक जगह से दूसरी जगह इनलैंड लेके जाने के लिए 2 पैसे का टिकट था। उसके लिए स्पेसिफिकली उसे मैगजीन के अंडर में उसकी रजिस्ट्रेशन करवा रखी थी पोस्ट एंड टेलीग्राफ से। तो जब आपकी फर्स्ट मुलाकात हुई हिसाब से, तो आपने साहब ने आपको बताया भाई आप ने समाज से क्या लिया और बदले में दिया क्या, तो आपने कहा भाई हमें दिया तो कुछ नहीं, लिया लिया है। लेकिन उसके बाद आपको लगा नहीं कि साधारण सा आदमी जिसने कोई काफनी लगा रखे, कोई कमीज के बटन नीचे ऊंचे लगा रखे हैं, तो उसके पास अपनी गाड़ी नहीं है, कोई जॉब नहीं है, जॉब छोड़ चुके हैं, तो जे क्या, जे आदमी करना क्या चाहता है, जे क्या कर सकता है, जे मूवमेंट में आपको अभ्यास था, कोई ऐसा एहसास था? क्योंकि कभी मेरे को शुरू शुरू में ऐसा लगा कि दिस पर्सनैलिटी जो है वो कोई आम पर्सनैलिटी नहीं है। उनके बात करने से अंदाज से ही लगता था, क्योंकि जब पहली बार मिलो ना, तो वो उनकी बातों में ऐसा दम होता था कि ऐसा लगता था कि यार, मैं तो ये चीज़ जो वो बात कहते थे वो हमने कभी सोची भी नहीं होती थी। तो ऐसे करके उनकी शख्सियत जो है वो पहले दिन से ही मेरे जैसे लोगों को तो बहुत भा जाती थी, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये जो इंसान है, ये अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, अपने समाज के लिए सारा कुछ अर्पित करके बैठा हुआ है। तो इसीलिए उनकी नॉलेज, उनके लिंकेज, उनकी जो तरीका बताने का, वो एक तरह का बाकमाल था। तो उसको कभी किसी के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते। मैं तो आज के लीडर के साथ भी किसी को कंपेयर नहीं कर सकते कि उतना काबिल कोई बंदा होगा जो बात को उस अंदाज से कह पाएगा, उस जोशो खरोश से कह पाएगा। ऐसा कोई बंदा नज़र नहीं आता। आप 80 81 की बात कर रहे हैं, उन दिनों साहब को काफ़ी भूखा प्यासा रहना पड़ता था। तो जे भी कहने वाले कहते हैं कि 3 3 4 4 दिन जब साहब भूखे रहते थे, तो साहब को चने खाने की काफ़ी, जब भुजे हुए चने खाने की काफ़ी आदत थी। तो जहाँ उसकी मजबूरी थी, क्योंकि खाने के लिए पैसा नहीं होता था जेब में। तो क्या आपने कभी साहब को चने खाते हुए देखा? क्योंकि हम लोग तो शाम के खिलाड़ी हुआ करते थे कि 5 बजे के बाद में ऑफिस में आएंगे, अपना ऑफिस छोड़ के 5 बजे के बाद में वहाँ पहुँच जाएंगे करोल बाग में। तो 5 बजे के बाद वाले लोगों को ये इस चीज़ का पूरा सरोकार था कि साहब जो है वहाँ ये नहीं है कि वहाँ चाय बनी पड़ी होगी, चाय बना के रखेंगे। अब जैसे हमारे अभी के ऑफिस ले लो, कहीं भी वो चाय बना के रखते हैं, बंदा रखते हैं चाय। वहाँ कोई नहीं होता था, पानी पिलाने के लिए कोई नहीं होता था। हम खुद ही पानी लाएंगे, साहब को भी पिलाएंगे, खुद ही पियेंगे। तो ऐसे करके ऑफिस में कोई ऐसा नहीं होता था कि उसमें कोई सारा कुछ बना पड़ा हो, देखा पड़ा हो। तो और ऑफिस जो ऑफिस की तरह नहीं था, वो एक तरह का मतलब ऐसा ऑफिस था जिसमें हम सब लोग जो है काम ही करते थे। क्योंकि मेरे पास जो 4 5 लोग आते थे वो क्लरिकल काम के माहिर थे। उनको एंट्री करनी डाक की, डाक भेजना, डाक आई है उसको देखना, फिर साहब के पास में प्रोड्यूस करना, फिर उनके जो रिमार्क्स है उसको देखना। मतलब जो हम ऑफिस में काम करते हैं वही काम वहाँ करते थे। तो ऐसा कभी नहीं था कि वो वहाँ पे बड़ा इजी गोइंग था। इजी गोइंग कुछ नहीं था। साहब तो खुद भी मतलब पानी के लिए कभी हम बोलते थे सर पानी लाऊं, ले आ भाई, तो पानी लेके आते। मतलब कोई ऐसा नहीं था कि उनको कोई बहुत बड़ा को खाने पीने का शौक था या कोई उनको पहनने का शौक था। मैं तो कभी उनको पहनता भी कोई बहुत बड़ा मतलब सूट वूट कभी पहनने देखा ही नहीं है। तो नॉर्मल वही आधी बाजू की शर्ट, और उसके भी ऊपर के बटन 2 खुले। तो मैंने तो उनको इसी हालत में देखा है।
बीच बीच में साहब मार्च निकालते थे, कभी साइकिल मार्च, कभी मार्च, कभी पार्लियामेंट की तरफ मार्च, जहाँ कभी कई बार वो अपने लोगों की संसद लगाते थे। तो क्या आपने भी कभी ऐसा कोई मार्च देखा? हाँ, मैं एक मार्च उनका अटेंड किया है 81 के आसपास में। क्योंकि 81 में उन्होंने मार्च टू पार्लियामेंट जब था, तो हमारे लोगों की, हम लोग जो है कनॉट प्लेस में रहते थे सारे ऑफिस में, तो कनॉट प्लेस वालों को हमें ड्यूटी लगाई कि मार्च टू पार्लियामेंट जो है तुम ही संभालोगे, सारा कुछ तो तुम ही अरेंज करोगे। तो हम लोग जो है उस एरिया में थे। एक्चुअल में क्या है, उनका जो भी कोई मूवमेंट होता था, जिस साइड में मूवमेंट है उस साइड के लोगों को पहले बोलते थे कि भाई तुमने देखना है इसको। तो हमने वो प्रबंध किया ऐसे करके। तो ऐसे करके सारे उनको डाइवर्सिफिकेशन होती थी। अब जिस साइड में अगर कोई चीज़ जो है वो करोल बाग के से हट के किसी और आर के पुरम में करनी है, तो आर के पुरम के जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे बाम सेफ के, उनको बोलते थे कि भाई आर के पुरम में ये ऐसा करना है, उसमें ऐसा मूवमेंट करना है, उसमें ऐसा जो है केडर कैंप लगाना है। तो उस वो एरिया वाइज के बंदे उनके पास से, उनको एरिया वाइज के बंदे को राजा स्नेहा भेजा करते थे। अब तो टेलीफोन की बात है, वहाँ टेलीफोन कब था? तो वहाँ तो एक था, मैं चला गया तो मेरे को बोल दिया जा कल को जाना है आर के पुरम, इस बंदे को इस ऑफिस में बता के आना कि शाम को आए। तो ऐसे करके सुनेहे देते थे भाई। मतलब उसमें कोई सुनेहे से ही बात चलती थी, कभी टेलीफोन की तो बात ही नहीं होती थी। तो ऐसे करके उनको हमेशा डाइवर्सिफाई किया उन्होंने मूवमेंट को भी, कि जिस एरिया में मूवमेंट है उस एरिया के लोगों को ही आगे किया कि भाई वो किस्सा क्या था जब उस मानवर ने आपको बोला ये शेर कहाँ छिपा कर रखे थे? क्योंकि ये जब वो पार्लियामेंट में मार्च टू पार्लियामेंट का प्रबंध जो है, हमने एक पालिका बाजार, अंडरग्राउंड पालिका बाजार जो है वो उन दिनों में अभी स्टार्ट ही हुई थी, और कुछ लोग ही ऑक्यूपाई कर पाए थे। तो उसमें कुछ लोग जो है उन्होंने अच्छा अपना काम चला रखा था। तो हमारे भी जानकार कुछ थे, जब हमने ड्यूटी दी साहब ने कि भाई वो मार्च टू पार्लियामेंट निकालना है इस दिन में, तो इसका प्रबंध करो। तो हम जो बैंकर थे इकट्ठे होकर गए। तो हमने एक जेंटलमैन को मिले, वो मेरी पार्टी थी। हमने उनको बोला कि भाई हमने मार्च टू पार्लियामेंट निकाला है बाम से की तरफ से। तो वो बोला तो निकालो ना, क्या दिक्कत है? हमने कहा यार उसमें खाने पीने का प्रबंध है। कहता खाने पीने का प्रबंध हो जाएगा सारा। तो उन्होंने रियल सिनेमा से लेके पार्लियामेंट के गेट तक का उन्होंने जितने भी थे खाने के स्टॉल लगा दिए, और पूरा छोले भटूरे, और मेरे को याद है कि वो ये जो पानी और सारा कुछ पूरा प्रबंध था उनका। और वो प्रबंध होने के उन्होंने आपस में ही किया, क्योंकि उनकी अपनी यूनियन थी, 10-12 लोग थे वो हमारे एससी कम्युनिटी के। तो वो सारे के सारे इकट्ठे हो गए, उन्होंने वो प्रबंध किया। तो नेक्स्ट डे जब हम उनको लेके गए साहब के पास, तो साहब ने हमें बोला कि भाई ये ऐसे शेर हमारी कम्युनिटी के तुमने कहाँ छुपा रखे थे। तो वो भी बहुत खुश हुए, हमें भी बहुत खुशी हुई कि बहुत अच्छा प्रोग्राम था। और वो प्रोग्राम में इवनिंग न्यूज़ जो थी वहाँ की, जो जो उस टाइम पे 10 पैसे की न्यूज़ होती थी, न्यूज़ पेपर जो है 8 पेज का, 8 पेज का छोटे पेज होते थे। 8 पेज का वो बसों में जाके 40 रुपये 40 पैसे वाली बसों में डीटीसी में वो लोग बेचा करते थे। तो उसमें पहला जो है आर्टिकल जो लगा, पहला जो न्यूज़ लगी, उसमें लगा कि बाम सेफ के लोगों के साथ आम लोगों ने भी दिलकश जो है खाने का आनंद माना। तो मेरे लजीज खाने का। लजीज खाने का आनंद माना। तो वो ऐसे करके हमें भी फख्र हुआ कि बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत बढ़िया लगा। तो वो हमने साहब को दिखाया, वो तो उन लोग बड़े खुश हुए। तो ऐसे करके उनके साथ लिंक हमारा ऐसे बनता ही रहा। तो वो लोग जो पार्टी वाले, वो जो लोग थे, जो हमारे पालिका बाजार के लोग थे, वो साहब के साथ में काफ़ी अच्छे, काफ़ी देर तक जुड़े रहे। मेरे को याद है कि उनके लास्ट मोमेंट तक भी वो रहे उनके साथ में। तो साहब ने बोला नहीं भी उस लड़के को मिलवाओ जिसने ये इतना प्रबंध किया है? साहब ने आपने ये नहीं बोला भी उस लड़के को मिलवाओ जिसने ये प्रबंध किया है? हाँ, वो उन्होंने बोला कि जिन्होंने ये प्रबंध किया उनको तो बुलाओ। तो नेक्स्ट डे जैसे था वो पूरा प्रबंध होने के बाद में जब हम उनको लेके गए, तो उन्होंने वो लोगों ने साहब को मिले पहली बार। क्योंकि उन लोगों के मन में यही था कि साहब जब भी कोई बंदा आता है उसको पे बैक टू सोसाइटी की वजह से वो लोग यही पूछते थे कि आपने समाज को क्या दिया,
और समाज से क्या लिया। तो इसीलिए वो लोग जो है कुछ करने के बाद में ही वहाँ उन साहब को मिलना चाहते थे। मतलब उससे पहले वो मिलने से थोड़ा गुरेज करते थे कि हमें वही बात सुननी पड़ेगी उनकी। पर उन्होंने जो ये करने के बाद में साहब ने बोला कि ये मेरी कौम के शेर जो है ये कहाँ छुपा रखे थे तुमने। तो बहुत खुशी हुई, उनको भी बड़ी खुशी हुई कि हमें शेर बोला है। तो वो मार्च टू पार्लियामेंट वाज स्प्लेंडेड वन। सुनने में आया है कि साहब चने खा के गुजारा करते थे, क्योंकि खाने के लिए तो पैसा नहीं होता था। तो क्या आपने साहब को कभी चने खाते देखा? क्योंकि शाम को जब लास्ट बसेस हमारी जाने वाली होती थी तो साहब 15-20 मिनट पहले हमें सबको बोलते थे कि भाई भाग जाओ तुम्हारी बसें निकल जाएंगी। तो हम लोग जो अपना अपना टाइम देख के फटाफट देखते थे लास्ट बस का कितने बजे आती है, तो हम निकल जाते थे। तो साहब जो लास्ट में जाने वाला आदमी होता था ना, उसको 2 रुपए का नोट देते, 2 रुपए देते थे कि भाई ये 2 रुपए ले जा, जाते जाते चने लेके मेरे को पकड़ा जा। तो मेरे को तो कई बार ऐसा हुआ कि 2 रुपए भी ले गया, बस पकड़ ली और बाद में चने भी नहीं लेके आया। तो अगले दिन में आके पूछते थे कल तू मेरे चने पैसे भी ले गया और चने भी नहीं लाया। तो फिर कहते मैंने फिर दूसरा तेरे बाद में जो बंदा जाने वाला था उसको दिए। तो वो शिमले वाली घटना क्या है? कि वो शिमले वाली घटना ये है कि शिमला में जब गए तो साहब को मैं उनका मतलब सेक्रेटरी की तरह ही काम करता था उनके। 5 बजे के बाद में उनके पास ही रहता था। तो मेरे को कई बार बोलते थे, मैं उनको कई बार मेरे को बोला शिमला का टिकट बुक कराना है, मैं करा दूंगा सर। टिकट बुक कराया। तो जैसे ही मैं उनको छोड़ने गया तो मैंने सोचा यार छोड़ने गया तो दिल्ली में तो गर्मी है तो वहाँ तो ठंड होगी। तो मैंने साहब को पूछा, मैंने कहा ये आप कंबल कुंबल ले जाना था कोई। कहते कंबल की क्या जरूरत है, चमारों के तो चम ही बहुत मोटा होता है, तो इसमें तो इसीलिए वो कंबल नहीं लेके गए। तो वहाँ मैंने बाद में उनको चढ़ाने के बाद में ऑफिस में जब आया, मैं ऑफिस से फ़ोन किया अपने शिमला ब्रांच को। वो मैनेजर साहब को बोला कि भाई तू ऐसे कर, इस कुप्पा में ये नंबर है, इसमें साहब कांशी राम जी बैठे होंगे, तो उनको ये कंबल दे आना, भाई 2 कंबल ले जाना तो बाहर निकलते सर्दी नहीं लगेगी। तो वो 2 दिन के बाद में जब उसको मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ, वो बोला यार ऐसे काम मेरे को मत बताओ। कहता वहाँ मैं तो एक था 2 कंबल लेके पकड़, मैं सबको पूछ रहा हूँ मैं कांशीराम जी को मिलना है। तो मेरे को बोले वो पीछे खड़ा हो जाए यार तुम। कहता वहाँ तो पहले स्टेशन भर रखा था उनको मिलने वालों का। तो वो कंबल बोला जैसे मैं कंबल ले गया वैसे वापस लेके गया, मेरे को घुसने नहीं दिया ना कांशीराम जी को मिलने दिया किसी। आज मानवर को, या आज के संदर्भ में मानवर को किन किन लफ्ज़ों से याद करते? क्योंकि उनका जो स्पीड ऑफ वर्क थी, वो गतिशील थी। और कभी भी मतलब वो स्टैटिक नहीं रहते थे। और उनको स्टैटिक बैठना तो दूर की बात रही, वो कभी खाली भी नहीं बैठते थे कि कुछ बात नहीं करें। कुछ उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता था और वो किसी ना किसी से सलाह करते रहते थे, किसी को बोलते रहते थे ऐसा कर दो ऐसा कर दो। मतलब ये नहीं है कि वो एक साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं कभी हुए। तो मैंने उनको कभी साइलेंट स्पेक्टेटर देखा ही नहीं है, और बहुत क्लोज से देखा है तो एक गतिशील लीडरशिप के लिए। और गतिशील लीडरशिप ने हमेशा ही मिशन को गति दी है। अ, ये थे बिहारी लाल सिंह जी, मानवर के साथी रहे। तो हम इसी आने वाले दिनों में हम इसी तरह साहब कांशीराम के जो साथी रहे हैं से किसी न किसी सेलिब्रिटी से आपकी बातचीत कराते रहेंगे, आपको बुलाते रहेंगे। तब तक के लिए हम दें इजाज़त। अलविदा।